नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है युवा उद्यम कौशल शो। इतने खूबसूरत लग रहे हैं हम लोग, आप देख सकते हैं साड़ी वाड़ी पहन के, मतलब पल्लू देखिए जमीन पे फट्टा मार रहा है और मैं भी इनके साथ बैठा हुआ हूँ। इतनी तैयारी के बाद भी आप अगर मुझे देखें तो मैं पतला लगता हूँ। मेरा नाम है केतन सिंह और मैं हूँ काव्या सिदानी। मैं भी आपका स्वागत करती हूँ हमारे शो में। केतन, एक सवाल था मेरे जहन में आज। हाँ, पूछो, बिंदास पूछो। यार, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल को शाहरुख यानी सिमरन को राज के साथ देखकर अमरीश पुरी साहब क्या कर रहे थे? हिंट देती हूँ, हिंट। ये सीन ना रेलवे स्टेशन पे है। इतना ज्यादा फिल्मी क्यों हुई हो? मतलब रेलवे स्टेशन का सीन है, मेरे को पता है, वो इतना फेमस सीन है। वो बेसिकली रोक रहे थे उसको जाने से। बस यार, ऐसे ही कोई रोक ले हमें भी आज जाने से। ये सिमरन नहीं जाना चाहती अभी। तो यहाँ से जोड़ा है तुमने अपने दिल की बात को। यार क्या जोड़ने का तरीका है। तो अगर आपने हमारा लास्ट एपिसोड देखा था तो आपको पता होगा कि हमारे आखिरी 3 एपिसोड्स का काउंटडाउन चल रहा है। नंबर 3 एपिसोड था डू इट योरसेल्फ और आज है नंबर 2 एपिसोड जो कि है डू इट फॉर एवरीवन। यस, डू इट फॉर एवरीवन। और उसके लिए कोशिश करें कि आप जहां रहते हैं वहां के सभी लोगों को आप अपने एंटरप्राइज या उद्यम में शामिल करें। किसी को एंटरप्राइज पार्टनर बना के, किसी को कोलैबोरेटर बना के, कुछ लोगों को अपने एंटरप्राइज का एम्प्लॉय बना के और बाकी लोगों को कस्टमर बना के। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे आसपास के सभी लोग हमारे एंटरप्राइज में हमारे साथ हो। सभी का मतलब है कि हर उम्र के लोग, हर वर्ग के लोग, सभी क्षमताओं के लोग। फिर आप देखना आपका बिजनेस कैसे रॉकेट की तरह बिल्कुल। लेकिन कोई भी शख्स छूटा तो समझो ट्रेन का एक डिब्बा कम हो गया। तो ये वही खरगोश और कछुए की कहानी है। आप भले ही स्लो स्टार्ट करो, भले ही स्लो प्रोग्रेस करो, बट लास्ट में जीत आप ही की होगी। और एंटरप्रेन्योर्स हमेशा मीडिया और समाचार में रहते हैं। जब वो अपनी कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि कैसे एक एक कदम चल के उन्होंने अपना ये सफर तय किया है, तब वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं लगते भाई साहब। पर सच्चाई ये है कि हीरो कभी अकेला नहीं होता और एंटरप्राइज सिर्फ एक शख्स की वजह से कभी भी नहीं चलती। कोई भी सुपर डुपर एंटरप्राइज अकेले इतना बड़ा बन ही नहीं सकती। उसके पीछे काफी लोगों की मेहनत होती है। कुछ लोगों की मेहनत दिखती है और कुछ लोगों की मेहनत नहीं दिखती। पर हम कहानी सुनते हुए बस एक लीडर की बात करते हैं। उसके पीछे जो और 10, 20, 50, 100 लोगों की मेहनत लगी है उनके बारे में नहीं बात करते। पर कहानी बताते हुए हमारा फर्ज भी बनता है कि उन सब के बारे में बात करें। और काफी ऐसे लोग हैं जो कर भी रहे हैं। हम जब हमारे डिजिटल स्किल्स प्लेटफॉर्म मैप ऑफ मी के लिए यंग हीरो की स्टोरीज ढूंढ रहे थे, तब हमें इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स मिले जो साथ मिलकर और सही चीज के लिए आवाज उठाकर सोसाइटी की मदद कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ स्टोरीज आपके लिए लाए हैं हम। चलिए देखते हैं। हमें यहाँ सभी प्रकार के बर्तन मिलते हैं। तंदूरी से लेकर शादी में इस्तेमाल होने वाले 2 पोट, कुकिंग से लेकर मिट्टी के चूल्हे तक सब कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। हम पहियों को सेट करने के लिए कार और लॉरी के टायरों का उपयोग करते थे और फिर बर्तन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। अब वह तकनीक बदल गई है। फायरिंग मशीन जैसी कई नई तकनीकें हैं। पॉटरी व्हील, ग्लेजिंग मशीन और डिजाइन मशीनें। पहले एक दिन में 200-300 पोट बनाना काफी अच्छा था, लेकिन तकनीक के कारण हम एक दिन में 700 से 800 बर्तन बनाते हैं। हमारे पास इस काम के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए हमें काम करना होगा। भले ही हमें 20 ऑर्डर मिले या 100 ऑर्डर मिले। इस क्षेत्र में 2 लोग एक ही तरह के उत्पाद का उत्पादन नहीं कर सकते, इसलिए ग्राहक किसी के उत्पाद से खुश होकर उसी उत्पाद के लिए पूछेगा। अगर काम अच्छा होगा तो टेराकोट 1500 से 2500 रुपए में बिक्री हो जाएगा, तो कभी आपको 200-300 रुपए भी मिल सकते हैं। अगर कोई सीखना चाहता है और रुचि रखता है, वे एक दिन में सीख सकते हैं। आप अपनी आँखों से देख सकते हैं और अपने हाथों से बना सकते हैं। यह बहुत आसान प्रक्रिया है, बस उन्हें दिलचस्पी लेनी चाहिए। अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए तो बहुत ज़्यादा ही हेल्थ सिक्योरिटी होनी चाहिए लोगों की। और अभी एक कलेक्टिव हेल्थ जो है वो मेजर इशू रहेगा लोगों की।
तो मेरा ये मानना है कि आज के टाइम में हम जितना ज़्यादा ख़ुद को डिस्ट्रेस कर पाएँ और काम को लेके हम ज़्यादा परेशान ना हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे ये पैंडेमिक आया तो बहुत लोगों की जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, जॉब चली गई, बहुत ही लोअर लेवल की या फिर हाई लेवल के लोगों की जॉब चली गई। तो अगर दोबारा ऐसे कोई सिचुएशन आती है तो उसके लिए जॉब सिक्योरिटी प्रॉपर होनी चाहिए लोगों की। कोई फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते, अगर पुलिस वालों से कंप्लेन करो तो वो भी हंस के टाल देते हैं। स्टूडेंट्स या फिर जो वर्कर्स है जो कहीं और से आ रहे हैं, माइग्रेट करके यहाँ दिल्ली में रह के अपना कुछ नया एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम थोड़े से थ्रेट में रहते हैं नॉर्मली भी। अगर थोड़ा सा कोऑपरेटिव हो जाए माहौल, दूसरे की अगर परवाह करना सीख जाए लोग, तो आई गेस ज़्यादा बेहतर तरीके से हम मिलजुल कर काम कर पाएंगे। बस कंडक्टर और ड्राइवर ही रिस्पॉन्सिबल हो, थोड़ा पब्लिक को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जो चीज़ें गलत देखें उसके लिए रेज़ करें वॉइस, कंप्लेंट करें लोगों को, और अगर कुछ नहीं जानता तो उसको एडवाइस करें, थोड़ा हेल्प करें। ये स्टोरीज देखकर एक बात समझ में आ गई, मिलकर चेंज लाने की प्रोसेस का पहला स्टेप है अपनी एक राय रखना, फिर उसके लिए आवाज उठाना, और जब आप आवाज उठाते हो तो बदलाव आता है। बिल्कुल। हमें किस चीज की जरूरत है? साफ हवा की जरूरत हम सबको साथ जोड़ती है, पर उसके साथ साफ पानी की भी जरूरत उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आप स्वच्छ पानी के लिए काम करने की सोच सकते हैं, पर ये काफी मुश्किल है क्योंकि साफ पानी हम सबकी जरूरत है। पर यही अपॉर्चुनिटी भी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपना उद्यम इस सेक्टर में शुरू करने की। लेकिन आपकी जो एंटरप्रेन्योरल टीम होगी जो इसे स्टार्ट करेगी, जरूरी है कि उनके पास इस काम के लिए आवश्यक कौशल हो, सुनने की और समझने की कौशल हो, चीजों को लेकर स्पष्टता हो और एक लक्ष्य को करने की लगन भी हो, और सबको साथ लेकर चलने की नीयत भी हो। ये नहीं कि मैं ही चीरो, मैं ही बोलूंगा, तुम कुछ नहीं बोलोगी, और सबको पहले दिन से ही साथ लेकर चलना है। वो बोलते हैं ना, अकेले मैं सिर्फ एक बूंद हूं और सब मिल जाएं तो सागर। तो आज की हमारी सेकंड लास्ट ग्राफिक नॉवेल भी कुछ ऐसी ही है। सायरी, जो कि हमारी आज की हीरो एंटरप्रेन्योर है, जब उसको अपने गांव में होती पानी की कमी के बारे में पता चला, तब उसने खुद से यह सवाल किया कि इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि पानी वेस्ट ना हो बल्कि उसका पुनर्उपयोग किया जाए। सायरी को इन प्रश्नों के उत्तर बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद मिली। क्या थे वो जवाब? चलिए देखते हैं हमारे आज के ग्राफिक नॉवेल में। सायरी ने किया जादू। एक कहावत है कि एक बच्चे को बड़ा करने के लिए पूरे गांव की जरूरत होती है, जिसका मतलब है सबकी जरूरत होती है, पुरुषों और महिलाओं की। माँ बाप एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं अपने बच्चों को उत्तम परवरिश देने के लिए। उसी प्रकार से बदलाव लाने के लिए भी पूरे गांव का सहयोग चाहिए होता है। यह कहानी है कि कैसे एक पूरा गांव साथ आकर बदलाव लाता है। वैशाली जिले में एक गांव में 18 वर्ष की सायरी को स्थानीय समाचार पत्र में रोजाना आने वाली पहेलियों को सुलझाना बहुत पसंद था। उनके पिताजी धर्म एक किसान हैं जो पूरे घर का कामकाज संभालते हैं, क्योंकि उनकी मां प्रणीता जंगल में पावर रेंजर के रूप में कार्यरत हैं और घर से दूर रहती हैं। अनियमित मौसम की वजह से गांव में सबके लिए यह एक कठिन साल था। मेरा ऋण भी अस्वीकृत कर दिया गया है, जिसका मतलब है अगर हमें अच्छा मौसम और अच्छी बारिश नहीं मिले इस साल तो मुझे अपने खेत की जमीन बेचनी पड़ेगी, धर्म ने कहा। सायरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहती है, जिसके लिए वह काम करना चाहती है और अपने पैसे बचाना चाहती है, लेकिन अभी तक वह ऐसा नहीं कर पाई है। क्या हमारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी? वह सोचती है। भले हमारे भाग्य पर कोई नियंत्रण ना हो, लेकिन हमारे पास जो है उस पर तो हमारा अधिकार है। पापा ने सही कहा, जो भी मैं बनना चाहती हूँ उसके लिए मेरे अंदर शक्ति है और मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। एक दिन विद्यालय जाने के रास्ते में
सायरी एक युवा लड़की प्रकृति से मिलती है, जो कि एक पानी के गड्ढे की रखवाली कर रही होती है। भूजल तेजी से घट रहा है और यह अंतिम पानी का गड्ढा है, यह मेरा है, प्रकृति ने ऐलान किया। लेकिन भूजल घट क्यों रहा है? सायरी सोची और वह इस समस्या पर अनुसंधान करने लगी। उसने पता लगाया वे सारे कारण जिनकी वजह से पानी बर्बाद होता है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी को पुनः उपयोग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसने ग्रे वाटर हार्वेस्टिंग की खोज की, जो कि उपयोग किए हुए पानी को संसाधित करता है और उसको हर चीज के लिए पुनः उपयोग करने लायक बनाता है, सिवाय पीने के लिए। सायरी ने शोध किया और एक योजना बनाई। अगर हम अपने पानी का पुनः उपयोग करेंगे तो हम भूजल को बचा लेंगे और उसमें पानी कम नहीं होगा। विद्यालय की प्रधानाचार्य ने सारे गांव वालों के साथ रैली निकालने में उनकी मदद की। उनको जितने पैसे चाहिए थे वे मिल गए और वह यंत्र स्थापित हो गया। मानो वह अच्छी खबर पर्याप्त नहीं थी कि सायरी के माँ पापा ने उसे और अच्छी खबर दे दी। हमने तुम्हारे पर्वतारोहण पाठ्यक्रम के लिए पर्याप्त पैसे जोड़ लिए हैं। लेकिन तभी बिन मौसम के बरसात हुई और सारी फसलें खराब हो गईं। किसान बर्बाद हो चुके थे। हमारे फसल नष्ट हो गए हैं, सब बर्बाद हो गया है। इसी बीच विद्यालय में छात्राएं और अन्य लोग साथ में काम कर रहे हैं ग्रे वाटर हार्वेस्टिंग संयंत्र को बनाने में, ताकि वह उपयोग किए हुए पानी को संसाधित करके पुनः उपयोग करें। हमने पानी की बर्बादी की समस्या का समाधान निकाल लिया है। क्या हम अब दूसरी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते? हम बिन मौसम बारिश से निकले हुए कचरे से कैसे पैसा बना सकते हैं? एक बार फिर सायरी अनुसंधान करती है और खोजती है ग्रीन क्राफ्ट कंपनी, जो कि मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। वे केले के कचरे से उत्पाद और वस्तुएं बनाते हैं। मैं उनसे मिलूंगी और सीखूंगी कि वही चीज मैं यहाँ कैसे कर सकती हूँ। उसने तय किया कि वह अपने प्रशिक्षण के लिए उन पैसों का इस्तेमाल करेगी जो उसने अपने पर्वतारोहण पाठ्यक्रम के लिए बचा के रखे थे। सायरी ने अगले कुछ हफ्ते ग्रीन क्राफ्ट कंपनी मदुरई में बतौर प्रशिक्षु काम सीखा। फिर वह अपने गांव लौट आई ताकि गांव वालों के साथ मिलकर निर्माण कंपनी बनाए। एक ऐसी कंपनी जो फसल के कचरे से उत्पाद बनाएगी। लेकिन उनके उत्पादों के लिए खरीदार ढूंढना इतना आसान भी नहीं था और उन्हें काफी अस्वीकृति का भी सामना करना पड़ा। क्या हम बस हार मान लें? ग्राहकों को ढूंढने का कोई तो तरीका होगा। दृढ़ निश्चयी सायरी ने यह बात एक असफल बैठक से लौटते वक्त कहा। तभी शहर की एक औरत, जो कि गांव आई हुई होती है, एक हस्तशिल्प मेले के लिए, उनका थैला फट जाता है और सारा सामान नीचे गिरकर बिखर जाता है। सायरी केले के रेशों से बनी एक टोकरी उन्हें दे देती है। वह औरत एक महिला व्यवसायी होती है जो कि ऐसे उत्पादों को शहर में बेचती है। वह सायरी को ऑर्डर देती है। इससे उसके व्यवसाय के लिए सब कुछ बदल जाता है। अब वे लोग एक कार्यशाला बना सकते हैं जिससे
इस गांव में कुछ भी बर्बाद नहीं होगा और पुरुष धर्म के नेतृत्व में महिलाओं के खान पान का ध्यान रखते हैं ताकि वे अपने व्यवसाय के लक्ष्यों को पूरा कर सकें। तुमने अपने पहाड़ की चढ़ाई कर ली है, दादी ने सायरी से कहा। नहीं, अभी नहीं, सायरी ने बोला। लेकिन एक दिन वह एक वीडियो भेजती है अपने परिवार को। माँ, पापा, दादी, मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर हूँ, मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई की। तो जैसा कि आपने देखा कि कितनी हमें प्रेरणा मिली और ऐसी चीजों को देखने के बाद, पढ़ने के बाद किसी को भी मतलब प्रेरणा मिलेगी। हाँ, सायरी की निष्ठा और सबको साथ लेकर चलने की उनकी सोच वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने सबके साथ काम किया और सबके लिए काम किया। हाँ, लेकिन वैसे हम लोग शायद पानी को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। हम पानी के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। अभी हम सोच ही नहीं पा रहे कि ये इतना कीमती साधन है। हमें लगता है कि पानी तो हमेशा रहेगा, पानी कहाँ जाने वाला है, वो तो यहीं है, खोद दोगे गड्ढा पानी निकलेगा फव्वारा बन के। पर ये सच नहीं है। हमें अपने नींद से उठकर अपनी आंखें खोलनी होंगी और इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि पानी की शॉर्टेज ऑलरेडी होने लगी है और अब हम जो पानी यूज कर रहे हैं वो हमारा रिजर्व वाटर है, यानी बचत खाते का पानी। बिल्कुल सही। इंडिया में वैसे ही पानी की कमी है, बहुत बड़ा संकट है ये। अगर 2019 की नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से जाएं तो 2030 में 40% भारतीय आबादी के पास साफ पीने का पानी नहीं होगा। वैसे ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हमने वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संचयन बिल्कुल भी सीरियसली नहीं किया। अगर सिर्फ बिहार की बात करूं तो 12 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ पानी में आर्सेनिक होने की वजह से प्रभावित हैं। पर नहीं, हमें तो लगता है नल खोलो साफ पानी पी लो। पानी की कहां कमी है, पानी तो हमेशा रहेगा। अरे नल खोल के पानी पी क्या लो, पानी पीने के बाद भी नल खुला रखो। सही कहा। और इस स्टोरी से एक और चीज जो सीखने को मिलती है वो ये है कि प्लास्टिक की बॉटल्स का इस्तेमाल हमें बिल्कुल कम करना होगा और अलग तरीके से सोचना है कि कैसे हम पानी को बचा सके। फॉर एग्जाम्पल, सिंगापुर देश जिन्होंने नो वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसमें उनका लक्ष्य था कि सभी वाटर लीकेजेस को फिक्स करना, जिससे पानी की हर बूंद बचाई जा सके। तो क्या आप भी ऐसे और 5-10 प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर सकते हैं जो हमारे लिए पानी बचा सके, जैसे कि अलग अलग शहरों और देशों में ऑलरेडी शुरू किया गया है। ये बहुत 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 जरूरी है। बिल्कुल, आप रिसर्च करो और याद रखो, साफ पानी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि साफ हवा, और इन दोनों के बिना हमारा जिंदा रहना मुमकिन ही नहीं है। दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढने के लिए निकलो, नहीं मिलेगा। चलो तो फिर इस प्रॉब्लम को साथ मिलकर फिक्स करते हैं। पता है केतन, हमारे आसपास कितने सारे युवा हैं जिनके पास सवाल बहुत हैं, लेकिन उनका जवाब देने के लिए कोई नहीं है और वो अपने सवालों के जवाब ढूंढने में भी शायद अपने आप को असमर्थ पाते हैं। हाँ बिल्कुल पता है, वरना मुझको किसी ने काटा थोड़ी है जो मैं रोज आके इनको बोलूं कि मतलब अरे प्लीज अपने सवाल भेजिए। अरे हम यहाँ पर इसीलिए बैठे हैं और हमें आशा है कि हम उन्हें जवाब देने में भी सक्षम रहें। तो क्यों ना 2 और सवालों को सुना जाए। DIY यूथ स्किल, मैं MD इस्माइल अख्तर। मैं आप लोगों से कुछ सवालों के जवाब पूछना चाहता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि पर्वतारोहण की पूरी प्रक्रिया क्या है, लड़के और लड़कियों में बराबरी का दर्जा देने के लिए लोगों में किस तरह जागरूकता फैलाई जाए। हाय DIY यूथ स्किल्स, मेरा नाम शिवम कुमारी है और मैं मधुबनी से हूँ। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। फसल के कचरे से किस तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं? ओजोन परत में हो रहे छिद्र के पीछे क्या कारण है? इस बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपने हमारे आज के ग्राफिक उपन्यास में देखा कि ग्रीन क्राफ्ट की युवा महिलाएं वो पहले ही कर चुकी हैं जो आप करना चाहते हैं। क्या आप कुछ शोध करने के लिए उनसे मिलना चाहेंगे? स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए नंबर पर हमें लिखकर बताइए, हम आपको उनसे मिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमने तो आपके सवालों के जवाब दे दिए, अब मौका आ गया है कि आप हमारे सवालों के जवाब दें। सवालों के सिलसिले का पहला सवाल बहुत आसान है, H2O क्या है? अगर आपको H2O नहीं पता तो आपको ये नहीं पता कि H2O जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बताओ कि H2O महत्वपूर्ण क्यों है? H2O
महत्वपूर्ण क्यों है? क्या आपको अपने आसपास रहने वालों को अपने उद्यम डिजाइन में शामिल करना चाहिए? सबसे कठिन कहानी कहना क्या है? सबसे कठिन कहानी कहना क्या है? क्या स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी जितना महत्वपूर्ण है? और आज का आखिरी और फाइनल सवाल, हम पानी के संकट को कैसे ठीक कर सकते हैं? आप अपना जवाब हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके वहां से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। पहले 500 सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा हमारा आज का अमेजिंग सा ग्राफिक नॉवल। तो जल्द भेजिए अपने जवाब और बनते रहिए लाजवाब। तो हमारा साथ आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए। मैं हूं केतन सिंह और मैं काव्या सेदानी। दिमाग चलाते रहिए, आइडियाज भेजते रहिए। हम आपको फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में द युवा उद्यम कौशल शो पर। कितना बोलती है? मुझे अच्छा लगता है बोलना। काव्या, कहाँ जाना चाहती हो तुम? मैं है ना यहाँ जाना चाहती हूँ। ओह, ले चलो। पता है वहां पर हम कैसे पहुंचेंगे? कैसे? इस ठेले से। वेरी फनी। ये फनी लग रहा है तुमको? ओहो, अब वही तो ये जानती ही नहीं है। अरे अरे ठेला जो होता है ना, जिसे कहते हैं स्ट्रीट कार्ट, हाँ। कोई मामूली बिजनेस नहीं है। बहुत सारी एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमी काम जो होता है ना, इसी पे शुरू होता है। वो कैसे होता है, क्यों होता है, और मुझे लगता है कि महिलाओं को भी इसमें आगे आना चाहिए। विमेन शुड लीड। ये सारी बातें पता है आपको कहाँ पता चलेंगी? पता है कहाँ? हमारे युवा उद्यमी कौशल शो में। मैं काव्या सेदानी और मेरे पार्टनर केतन सिंह के साथ। See you there. कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, मुझे लगता है कि पिछले सत्र में भावनाओं के बारे में जानने के बाद आप अपनी भावनाओं को अच्छी तरह पहचानने लग गए होंगे। हमने कुछ मूल भावनाओं के बारे में समझा और यह भी देखा कि भावनाएं नकारात्मक और सकारात्मक होती हैं। हमने यह भी जाना कि भावनाएं क्यों उत्पन्न होती हैं और हमें उनके बारे में क्या करना चाहिए। आज की क्लास में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरों की भावनाओं को कैसे समझा जाए। शुरुआत करने के लिए क्या हम एक खेल खेलें? 4 छात्र स्वेच्छा से मेरे पास आए।
बाकी छात्रों को आपस में 4 समूह बनाने हैं। मेरे पास खड़े चारों छात्रों को एक कार्ड दिया जाएगा। उस कार्ड पर किसी भावना को बताता हुआ एक शब्द लिखा होगा। कार्ड पढ़ने के बाद उस छात्र को वह भावना चेहरे के भावों से दर्शानी है। समूह में बैठे छात्रों को वह भावना पहचान कर एक कागज पर लिखनी है। कृपया यह ध्यान में रखें कि जब तक मैं ना कहूं तब तक कोई भी जवाब को बोलकर नहीं बताएगा। क्या आप खेल के सारे नियम समझ गए हैं? हम शुरू करें। यह मजेदार था ना? आपने भावनाओं को कैसे पहचाना? भावनाओं को सही पहचानने के लिए आपको किस चीज से मदद मिली? आपने सामने वाले छात्र के चेहरे को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर भावों से आपने वह भावना पहचान ली। सही है। हमने ये कहावत तो सुनी ही है, चेहरा सब कुछ बता देता है। हम किसी व्यक्ति के चेहरे से, खास तौर पर उसकी आंखों से यह पता लगा लेते हैं कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि जब आप किसी से बात करें तो उससे नजरें मिलाएं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वह व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। भावनाएं तुरंत पता चल जाती हैं और आसानी से फैलती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी को देखकर मुस्कुराएंगे तो वह भी आपको देखकर मुस्कुराएगा। अगर आपके माथे पर शिकन होगी तो सामने वाला भी आपको देखकर खुश नहीं होगा। इसीलिए हमें खुद की और दूसरों की भावनाओं को समझने की जरूरत है। हम दूसरों की भावनाओं को कैसे समझेंगे? क्या हम एक अभिनय करें? कृपया 2 छात्र स्वेच्छा से आ जाएं। मैं आपको परिस्थिति समझाती हूं। मां किसी काम में व्यस्त है और बेटे से मदद मांगती है। बेटा अभी अभी स्कूल से वापस आया है। वह मां की बातों पर ध्यान नहीं देता और खेलने में लग जाता है। बेटा उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसीलिए मां परेशान हो रही है और अब उसे गुस्सा भी आ रहा है। क्या आप दोनों यह करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया। अब आप अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं। आपने अभी क्या देखा? माँ बेटे को मदद के लिए पुकार रही है, पर बेटे को कुछ पड़ी ही नहीं। माँ परेशान हो जाती है और बेटे पर चिल्लाती है। बेटा फिर भी ध्यान नहीं देता और खेल में जुटा रहता है। माँ गुस्से में आकर बेटे को डांटती है। बेटा इस बात से नाराज और परेशान हो जाता है। यहाँ पर किसकी गलती है? माँ को यह उम्मीद थी कि बेटा उसकी मदद करेगा। माँ की परेशानी गुस्से में बदल जाती है, इसीलिए वह बेटे को डांटती है। वह बेटे को डांटना नहीं चाहती थी, वह बेटे से थोड़ी मदद चाहती थी। आपने माँ का किरदार निभाया था। क्या अपने बेटे से मदद की उम्मीद रखना गलत था? आपके अनुसार
उस हालत में माँ की मानसिक स्थिति को देखते हुए यह लगता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। आप इसे माँ के दृष्टिकोण से देख रहे थे, ठीक है? क्या अब हम इसे बेटे के दृष्टिकोण से देखें? वह स्कूल से लौटा ही था और थक गया था। कुछ देर खेलने के बहाने वह आराम करना चाहता था। माँ की बात को अनसुना करने का उसका कोई इरादा नहीं था। बात बस इतनी थी कि वह अपने खेल में मग्न था। आपने बेटे का किरदार निभाया था। क्या बेटे ने जानबूझकर माँ की बात नहीं मानी? उस हालात में बेटे की मानसिक स्थिति और उसके इरादे को समझते हुए यह लगता है कि बेटा गलत नहीं था। तो इन सब बातों से हमें क्या समझ में आता है? हम दूसरों की भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं अगर हमें उस समय के हालात, उनकी मानसिक स्थिति और इरादों के बारे में पता हो। इरादा, परिस्थिति, हालात, मानसिक स्थिति। उदाहरण के लिए, जब कई बार पुकारे जाने पर भी बेटे ने जवाब नहीं दिया तो माँ परेशान हो गई। वह चाहती थी कि उसका बेटा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचे। अपनी परेशानी और गुस्से को भगाने के लिए वह बेटे को डांटने लगी। अगर बेटा कुछ देर के लिए इस बारे में सोचता तो उसे यह समझ आ जाता कि हालात और मानसिक स्थिति की वजह से माँ को गुस्सा आ गया था। तब वह माँ से नाराज नहीं होता। इसी तरह अगर माँ ने ये सोचा होता कि बेटा स्कूल से थक कर आया है, खेल के द्वारा कुछ देर आराम करना चाहता है, तो वह उस पर गुस्सा नहीं होती। क्या हम एक और उदाहरण देखें? इसके लिए मुझे 2 छात्र चाहिए जो स्वेच्छा से आना चाहते हों। मैं आपको परिस्थिति के बारे में बताती हूँ। एक शिक्षिका ने किसी छात्र को कोई कविता याद करने के लिए बार-बार कहा। जब भी कविता सुनाने की बारी आती, तब वह छात्र बिना कुछ कहे खड़ा रहता है। शिक्षिका परेशान होकर उसे सजा देती है। सजा के तौर पर छात्र को वह कविता जोर से बोलते हुए 10 बार लिखने को कहा जाता है। क्या आप दोनों यह करके दिखा सकते हैं? इसे अच्छी तरह करने के लिए शुक्रिया। कृपया अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं। आप सबने यह अभिनय देखा। इसके आधार पर आप मुझे बताइए कि शिक्षिका की परिस्थिति क्या थी। इनमें से सही जवाब चुनिए। 1. कई बार कहे जाने के बावजूद छात्र ने कविता याद नहीं की थी। 2. छात्र ने कविता याद की थी पर शिक्षिका को उसके बारे में पता नहीं था। 3. छात्र एक उचित कारण बताता है उसने कविता याद क्यों नहीं की थी। जी हाँ, आपने सही बताया। यहाँ पर छात्र ने कविता याद नहीं की थी और उसके पास कविता याद ना करने की वजह भी नहीं थी। कई बार कहे जाने के बावजूद छात्र ने कविता याद करने की कोशिश नहीं की।
छात्र को यह कविता बिल्कुल भी याद नहीं थी। शिक्षिका खुद को इस परिस्थिति में पाती है। आइए अब शिक्षिका की मानसिक स्थिति के बारे में बात करें। शिक्षिका ने इस परिस्थिति को किस तरह देखा होगा? उसकी मानसिक स्थिति कैसी रही होगी? मैं फिर से आपको 3 विकल्प दूंगी और आपको सही जवाब चुनना होगा। 1. शिक्षिका खुश थी क्योंकि छात्र ने अपना काम नहीं किया था। 2. शिक्षिका को उस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि इससे उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा था। 3. शिक्षिका परेशान थी क्योंकि छात्र ने उसकी बात नहीं मानी थी। शिक्षिका बहुत परेशान थी क्योंकि बार बार समझाए जाने के बावजूद छात्र उसकी बात नहीं मान रहा था। क्या आपका जवाब यही था? बहुत बढ़िया। अगर कोई छात्र उसकी बात ना माने तो इससे शिक्षिका को खुशी कैसे मिल सकती है? यह भी संभव नहीं है कि शिक्षिका को इससे कोई फर्क ही ना पड़ता हो, क्योंकि वह हमेशा अपने छात्रों की भलाई ही चाहेगी। अब हम यह देखेंगे कि इस परिस्थिति में शिक्षिका का इरादा क्या था। पहले की तरह आपको 3 विकल्प दिखाए जाएंगे जिसमें से आपको सही जवाब चुनना है। 1. सबके सामने छात्र को शर्मिंदा करना। 2. छात्र को कविता याद कराना। 3. छात्र को रुलाना। सही कहा आप सबने। उसका इरादा था कि छात्र को वह कविता जुबानी याद हो जाए। छात्र को शर्मिंदा करके या फिर उसे रुलाकर शिक्षिका को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला था। छात्र ने कविता याद नहीं की थी और उसने कविता याद ना कर पाने का कारण भी नहीं बताया था। इसीलिए शिक्षिका ने उसे सजा सुनाई। तो क्या वह गलत थी? बिल्कुल भी नहीं। कुछ कारण रहे होंगे जिसकी वजह से छात्र ने कविता याद नहीं की। छात्र को वह कारण समझा देने चाहिए थे। अगर उसने ये कह दिया होता तो उसे सजा नहीं मिलती, बल्कि परिस्थिति को समझते हुए शिक्षिका छात्र की मदद करती। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ, हम किसी की भावनाएं तभी समझ सकते हैं जब हमें उनके इरादे, मानसिक स्थिति और हालात के बारे में पता हो। हमें उस व्यक्ति की नजर से परिस्थिति को देखना चाहिए। अगर किसी ने आपकी बात ना मानी हो तो सिर्फ उस आधार पर उसकी गलती निकालना या उसे नापसंद करना ठीक नहीं होता। वापस उस परिस्थिति के बारे में बात करते हैं। हमने देखा शिक्षिका का इरादा यह था कि छात्र ठीक से कविता सीखकर अच्छी तरह परीक्षा दे। छात्र ने जब इस बात को नहीं समझा तो शिक्षिका परेशान हो गई और उसने छात्र को सजा दी। छात्र को इससे अपमानित महसूस नहीं करना चाहिए। अगर छात्र ने शिक्षिका के इरादे को समझा होता तो वह यह नहीं सोचता कि शिक्षिका ने उसे अपमानित करने के लिए जानबूझकर सजा दी थी। तो दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए
हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? हमें लोगों के इरादे, मानसिक स्थिति और हालात के आधार पर उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। आइए एक बार फिर से कहें। हमें लोगों के इरादे, मानसिक स्थिति और हालात के आधार पर उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। हमने अब तक जो भी सीखा, क्या उसे एक गीत के माध्यम से याद कर लें? कृपया खड़े हो जाइए। समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, दूसरों के भाव को हमको समझना चाहिए। समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, दूसरों के भाव को हमको समझना चाहिए। जानना चाहिए, हमको जानना चाहिए, उसके संयोग कैसे हैं हमको जानना चाहिए। जानना चाहिए, हमको जानना चाहिए, उसके संयोग कैसे हैं हमको जानना चाहिए। समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, दूसरों के भाव को हमको समझना चाहिए। खबर रखनी है, हमको खबर रखनी है, उनके इरादे क्या हैं उसकी खबर रखनी है। खबर रखनी है, हमको खबर रखनी है, उनके इरादे क्या हैं उसकी खबर रखनी है। समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, दूसरों के भावों को हमको समझना चाहिए। एहसास करे, हम एहसास करें, उनकी मनोदशा क्या है उसका एहसास करें। एहसास करें, हम एहसास करें, उनकी मनोदशा क्या है उसका एहसास करें। समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, दूसरों के भावों को हमको समझना चाहिए। समझ जाए हम, समझ जाए हम, अगर समझे हकीकत यही न्याय है। समझ जाए हम, समझ जाए हम, अगर समझे हकीकत यही न्याय है। समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, दूसरों के भाव को हमको समझना चाहिए। समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, दूसरों के भावों को हमको समझना चाहिए। धन्यवाद। इस गीत से हमें यह संदेश मिलता है कि हर चीज को एक संदर्भ में देखना चाहिए। किसी ने कोई काम क्यों किया है, ये हम बेहतर तरीके से तभी जान सकते हैं जब हम उस व्यक्ति की परिस्थिति, मानसिक स्थिति और उसके इरादों के बारे में समझ रखते हो। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। इस बात को याद रखने वाले लोग हमेशा अच्छे संबंध बनाए रखने में सफल रहेंगे। क्या हम अगले कार्यों पर जाएं? मैं चाहती हूँ कि आप अपने करीबी दोस्त के सामने बैठकर हाल ही में हुए एक ऐसे अनुभव के बारे में उसे बताएं
जिसका आप पर बहुत गहरा असर हुआ था। यह बात आपको उसके साथ नजरें मिलाकर बतानी है। सुनने वाले को भी आपके साथ नजरें मिलाते हुए सारी बात ध्यान से सुननी है। क्या आप समझ गए? उदाहरण के लिए, अगर कुमार और प्रकाश दोस्त हैं तो प्रकाश को सारी बात ध्यान से सुननी है और उसकी आंखों को भी देखते रहना है। समझ गए? आप तैयार हैं? क्या आप सबने अपने अनुभवों के बारे में अपने करीबी दोस्त को बताया? अब इस कार्य के अगले भाग पर चलते हैं। अब हम अदला बदली करेंगे। जिन्होंने बात सुनी थी अब वे अपनी बात कहेंगे। उसी उदाहरण को ले तो अब प्रकाश अपनी बात बताएगा और कुमार उससे नजरें मिलाते हुए ध्यान से सुनेगा। अब आपको कैसा लग रहा है? क्या ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग से कोई बोझ उतर गया हो? बहुत अच्छा। जब हम किसी करीबी दोस्त को अपने दिमाग में चल रही परेशानियों के बारे में बताते हैं तो हमें हल्का महसूस होता है कि नहीं? उसी तरह जब कोई अपनी परेशानियां हमारे साथ बांटता है तब हमें भी उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए ताकि उसे भी राहत महसूस हो। जब हमारे दोस्तों को अच्छा महसूस होता है तो हमें भी संतुष्टि मिलती है ना? इस भाग दौड़ की जिंदगी में यह जरूरी है कि हम अपनी समस्याएं और भावनाएं किसी अच्छे दोस्त के साथ बांट सकें। हमें भी उनकी समस्याओं और परेशानियों को ध्यान देकर सुनना चाहिए। कल्पना कीजिए कि किसी दोस्त ने आपको गलत समझा और डांट दिया। इस बात से आपको तकलीफ पहुंची। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? क्या आप यह बात अपने तक ही रखेंगे या फिर किसी अच्छे दोस्त को बताएंगे जिस पर आपको विश्वास हो? हमें अपनी परेशानी और चिंता ऐसे लोगों के साथ बांटनी चाहिए जिन पर हमें विश्वास हो। आइए एक बार फिर से कहें, हमें अपनी परेशानी और चिंता ऐसे लोगों के साथ बांटनी चाहिए जिन पर हमें विश्वास हो। कल्पना कीजिए कि एक दोस्त आपको अपनी निजी समस्याओं के बारे में बताता है। अगर आप यह बात दूसरों को बताएंगे तो आपके दोस्त को कैसा लगेगा? हमें कभी भी किसी की निजी परेशानियों और भावनाओं के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए। हमें ऐसी बातों को लेकर उनका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। आपके दोस्त ने आपको जो भी बताया हो उसे गोपनीय रखना चाहिए। यही तो सच्ची और मजबूत दोस्ती की निशानी होती है। आइए एक बार फिर से कहें, हमें कभी भी किसी की निजी परेशानियों और भावनाओं के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए। हमें ऐसी बातों को लेकर उनका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। आपके दोस्त ने
आपको जो भी बताया हो उसे गोपनीय रखना चाहिए। यही तो सच्ची और मजबूत दोस्ती की निशानी होती है। अब हम इस सत्र के अंत तक आ गए हैं। आज हमने जो भी सीखा, क्या हम उसे संक्षेप में एक बार देख लें? मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप सब एक एक करके खड़े हो जाएं और मुझे एक मुख्य बात बताएं। क्या हम शुरू करें? भावनाएं बड़ी आसानी से फैलती हैं। हमें अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए। हमें लोगों के इरादे, मानसिक स्थिति और हालात के आधार पर उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। किसी ने हमारी बात ना मानी हो तो सिर्फ उस वजह से हमें उनको नापसंद नहीं करना चाहिए, ना ही उनमें गलतियां निकालनी चाहिए। किसी ने हमें कोई काम दिया हो और हम वह काम ना कर पाए तो हमें उसका कारण बता देना चाहिए। जो लोग हम पर विश्वास करते हैं, हमें उनकी समस्याओं और परेशानियों को ध्यान देकर सुनना चाहिए। इस भाग दौड़ की जिंदगी में यह बहुत जरूरी है। दूसरे लोग अगर हमें अपनी निजी समस्याएं बताएं तो यह बात हमें अपने तक ही रखनी चाहिए। ऐसी बातों को हमें उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक।